हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो कि बिहार बोर्ड का है। फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, चैप्टर 1। तो शुरुआत करते हैं। आप राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। राष्ट्रवाद क्या है? तो राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश या क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण कहाँ हुआ था? तो यूरोप में हुआ था। किस काल में हुआ था? पुनर्जागरण के काल में हुआ था। परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई। राष्ट्रवाद उन्नत रूप में कब प्रकट हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति से हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। और इसी क्रांति से जो है राष्ट्रवाद उन्नत रूप में प्रकट हुई। 19वीं शताब्दी में तो यह उन्नत एवं आक्रामक रूप में सामने आई। राष्ट्रवाद जो है 19वीं शताब्दी में उन्नत और आक्रामक रूप से सामने आई। इसके कारण भी यथेष्ट थे और पर्याप्त भी युगांतकारी रहे और परिणाम भी युगांतकारी रहे। यथेष्ट का मतलब क्या होता है? पर्याप्त या काफ़ी, यानी कि राष्ट्रवाद होने के लिए पर्याप्त कारण भी थे। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान फ्रांस की राजक्रांति और नेपोलियन के आक्रमणों का रहा। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर कुलीन वर्ग के परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नव युग का संदेश पहुंचा। कौन से युग का? तो नव युग का जो है संदेश पहुंचा। किसने पहुंचाया? तो नेपोलियन के अभियानों ने पहुंचाया और कई राज्यों में पहुंचाए। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को और इटली के कई राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। जर्मनी और इटली को वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया। किसने किया था? तो नेपोलियन ने किया था, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इससे क्या हुआ? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग क्या हुआ? प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन के नीतियों के कारण दूसरी तरफ किसकी नीति? नेपोलियन के नीति के कारण फ्रांसीसी प्रभुसत्ता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। अशांति मतलब हो गया। नेपोलियन के पतन के बाद, जब नेपोलियन का पतन हुआ, तब यूरोप की विजय शक्ति, नेपोलियन का जब पतन हुआ तब यूरोप की जितनी भी विजय शक्ति थी, कौन सी शक्ति? तो विजय शक्ति ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ? तो वियना पड़ता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पड़ता है? वियना पड़ता है।
वियना में जो है 1815 ईस्वी में सभी एकत्रित हुए विजयी शक्तियाँ। वियना में एकत्रित होने का उद्देश्य क्या था? यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया। परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियाँ राजनीति को निर्धारित करने वाले नए तत्व के रूप में उभर रही थी। सन 1815 के वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? मेटरनिख ने। 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा था? मेटरनिख, जो कि ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। और मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी थे। मेटरनिख क्या था? तो घोर प्रतिक्रियावादी था। वियना सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में शांति संतुलन को स्थापित करना था। वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो शांति संतुलन को स्थापित करना था। और कहाँ शांति संतुलन स्थापित करता था? यूरोप में, जो कि नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी। गणतंत्र और प्रजातंत्र किसका देन है? गणतंत्र और प्रजातंत्र किस क्रांति की देन है? फ्रांस की क्रांति की। गणतंत्र और प्रजातंत्र किस क्रांति की देन है? फ्रांस की क्रांति की देन है। गणतंत्र और प्रजातंत्र फ्रांस की क्रांति की देन है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। और वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? शांति संतुलन स्थापित करना। वियना सम्मेलन में कौन कौन से देश ने भाग लिए थे? ब्रिटेन, रूस पर्सा और ऑस्ट्रिया ने भाग लिए थे, जो कि सभी के सभी क्या थे? यूरोपीय शक्ति थे। वियना सम्मेलन के मेजबानी कौन कर रहे थे? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने कर रही थी। ये है मेटरनिख, जो कि साफ साफ देख नहीं रहा है फोटो में। उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था। मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। नेपोलियन युग का किस सम्मेलन से हुआ? तो वियना सम्मेलन से हुआ था। इसके बाद कौन से युग की आरंभ हुआ था? मेटरनिख युग की शुरुआत हुई थी। वियना सम्मेलन से किस युग का अंत हुआ था? नेपोलियन युग का। वियना सम्मेलन से किस युग का अंत हुआ था? नेपोलियन युग का। शुरुआत किस युग की हुई थी? मेटरनिख युग की। शुरुआत किस युग की हुई थी? मेटरनिख युग की हुई थी। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिख ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इटली पर
एक अधिकार रखने के लिए, अपना अधिकार प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिख ने इटली को क्या किया, कई राज्यों में विभक्त कर दिया। जैसे कि सिसिली और नेपल्स के प्रदेश को जो है बोर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। रोम और उसके आसपास के राज्य को जो है पोप को दे दिए गए। रोम और उसके आसपास के राज्य को किसको दे दिए, पोप को दे दिए गए। किसने दिए थे, मेटरनिख ने दिए थे। नेपल्स और सिसिली को किसे सौंप दिया गया, तो फर्डिनेंड को सौंप दिया। फर्डिनेंड कौन था, तो बोर्बो वंश के सम्राट थे। लोम्बार्डी एवं वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का प्रभुता कायम हुई। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर किसका प्रभु हुआ, ऑस्ट्रिया का। रोम और उसके आसपास के क्षेत्र पोप को दे दिए गए। सिसिली और नेपल्स को जो है फर्डिनेंड को दे दिए गए। इस प्रकार जो है मेटरनिख ने इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने में कायम रहा। पार्मा, मोडेना, टस्कनी के प्रांत हैंसबर्ग राजवंश को दे दिए गए। पार्मा, मोडेना और टस्कनी के प्रांत किसको दे दिए गए, हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिए गए। पार्मा, मोडेना, टस्कनी ये सभी प्रांत किसको दे दिए गए, हैब्सबर्ग प्रांत राजवंश को दे दिए गए। ये हैब्सबर्ग क्या है, तो राजवंश को दे दिए गए। जेनेवा और सर्डिनिया पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिए। जेनेवा और सार्डिनिया को जो है पिडमाउंट के राज्य में क्या किया गया, सम्मिलित कर दिया। जेनेवा और सार्डिनिया को किसमें शामिल किया गया, पिडमाउंट में शामिल किया गया। पार्मा, मोडेना, टस्कनी जो है हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिए गए। रोम और उसके आसपास के क्षेत्र को जो है पोप, लोम्बार्डी और वेनेशिया ऑस्ट्रिया को दे दिए गए। फर्डिनेंड को सिसिली और नेपल्स के प्रदेश दिए। जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा। जर्मनी में कितने रियासतों का संघ कायम रहा, 39 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया तथा हर संभव प्रयास किया गया कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। ऑस्ट्रिया का विचार था कि जर्मनी में किसी भी प्रकार का जो है राष्ट्रीयता की भावना ना पनपे। मेटरनिख ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। मेटरनिख ने फ्रांस में भी क्या किया, पुरातन व्यवस्था की स्थापना की। इस तरह वियना सम्मेलन, पुरातन व्यवस्था का मतलब जो पहले की व्यवस्था है, की पुनर्स्थापना की, यानी दोबारा स्थापना की। इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी। वियना सम्मेलन क्या था, तो एक तरह से प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजयी थी। लेकिन यह व्यवस्था, यानी वियना सम्मेलन की जो व्यवस्था थी पुरातन व्यवस्था को अपनाने का, यह व्यवस्था क्या हुआ, अस्थायी जो है साबित नहीं हुई और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ। जल्द ही क्या हुआ, तो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, जिससे यूरोप के लगभग सभी देश प्रभावित हुए। जब राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ तो यूरोप के
लगभग सभी देश क्या हुए थे, इससे प्रभावित हुए राष्ट्रीयता की भावना से। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व यानी पहले की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बूर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। लुई 18वां कहाँ का राजा था, तो फ्रांस का राजा। उसने फ्रांस की बदलती हुई परिस्थितियों को समझा। कौन? लुई 18वां जो फ्रांस के राजा थे, और फ्रांसीसी जनता पर पुरातनपंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। बदलती हुई परिस्थिति को लुई 18वां ने समझकर जो पुरातन व्यवस्था था फ्रांसीसी जनता पर जो है पुरातनपंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास जो है नहीं किया गया। तथा इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए। लुई 18वां के द्वारा संवैधानिक घोषणा पत्र कब जारी किए गए थे, तो 2 जून 1814 ईस्वी को घोषित किए गए। लुई 18वां कहाँ के शासक थे, तो फ्रांस के शासक थे, राजा थे। 1848 तक फ्रांस में चलते रहे और चार्ल्स दशम के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। किस क्रांति, तो 1830 की क्रांति। संवैधानिक घोषणा पत्र 14 से लेकर के 1848 ईस्वी तक जो है चलता रहा, लगभग बहुत समय तक चला। चार्ल्स दशम के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। संवैधानिक घोषणा पत्र में कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। जुलाई 1830 की क्रांति। चार्ल्स दशम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स दशम किस प्रकार का शासक था, तो निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स ने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतांत्रिक भावनाओं को दबाने का कार्य किया। चार्ल्स ने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता और जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। चार्ल्स दशम ने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। पोलिगनेक ने पूर्व में लुई 18वां द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेषाधिकारों से भी भूषित करने का प्रयास किया।
विशेषाधिकार शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना की तथा उसे विशेषाधिकार विभूषित करने का प्रयास किया। उसके इस कदम से उदारवादी को चुनौती और क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादी ने पोलिगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स दशम ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों को गला घोटने का प्रयास किया। इस अध्यादेश के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 को गृह युद्ध आरंभ हो गया। फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी को कौन सा युद्ध आरंभ हुआ? तो गृह युद्ध आरंभ हुआ। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। परिणामतः चार्ल्स दशम फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया और इस प्रकार फ्रांस में बोर्बोन वंश के शासन का अंत हो गया। फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बोर्बोन वंश के स्थान पर अर्लिये वंश को गद्दी सौंपी गई। इस वंश के शासक लुई फिलिप उदारवादियों, पत्रकारों एवं पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की। उदारवादी और पत्रकार और पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी, अतएव उसकी नीतियां उदारवादियों के पक्ष में था तथा संवैधानिक गणतंत्र के निमित्त रही। उदारवादियों के पक्ष में और संवैधानिक गणतंत्र के निमित्त रही।